हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय उन सवालों की वीडियो आपके पास ले आ रहा हूँ, सामने ले आ रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ आज अभी से इसी वक्त से आप लोग ये निर्णय ले लीजिए कि अब हम लोगों को मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक है। तो ऐसा करते हैं, नई उमंग नई जोश के साथ फिर से हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, उस चैप्टर का नाम है बहुपद। जैसे कि किताब में आप लोग देखते हैं, किताब में बहुपद की परिभाषा दी गई है, लेकिन वो परिभाषा बच्चों को कम समझ में आती है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये बहुपद होता क्या है, किसको हम बहुपद कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बहुपद को देखेंगे। बहुपद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्लास की वीडियो है। बच्चों, कक्षा 10 का सिलेबस इस समय मैं मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने ले आ रहा हूं। तो ये मैथमेटिक्स है, कक्षा 10 बहुपद अध्याय 2। तो इसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद कहते किसको हैं। तो बच्चों, आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि बहुपद होता क्या है। इसको जानने के लिए हम आपको चर और अचर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि चर राशियां होती हैं, चर और अचर। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और कि चर क्या है, अचर क्या है। और ज्यादातर बच्चे ऐसा हमसे भी पूछते हैं, सर इसमें ऐसा आप बताइए कि दुविधा दूर हो जाए। ये जो दुविधा है कि हम चर और अचर में अक्सर भूल कर जाते हैं। तो बच्चों, उसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे कि चर का मतलब है जिस राशि का मान बदला जा सके। जिस राशि का मान बदला जा सके बच्चों, उसको चर कहते हैं। और व्यवहारिक भाषा में ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे कि चर एक ऐसा जानवर है जो कहीं यहाँ चल रहा है तो कहीं वहां चल रहा है, कहीं वहां चल रहा है। जैसे घास चरना है तो जगह जगह घूम घूम के घास चरता है। तो जो जगह जगह जा रहा है बच्चों, इसका मतलब यह है कि उसका कोई स्थान क्लियर नहीं है, कोई स्थान निश्चित नहीं है, उसका वैल्यू निश्चित नहीं है, वो जगह जगह घूम रहा है। तो उसको हम कहते हैं चर। अर्थात जैसे अगर आप कहें कि सर मेरे जेब में x रुपया है, तो x का मतलब मैं क्या अनुमान लगा सकता हूं। x का मतलब मैं 1 रुपया समझ सकता हूं, 2 रुपया समझ सकता हूं, 1 लाख रुपया समझ सकता हूं, कुछ भी मैं समझ सकता हूं कि आपके जेब में क्या है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी राशि के बारे में अलग अलग अनुमान लगाया जाए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसको हम चर कहते हैं। और अचर क्या है बच्चों? अचर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, जो आप एकदम निश्चित राशि हो, जिसको आप न बदल सके, अपनी इच्छा अनुसार चेंज ना कर सके, उसको कहते हैं चर। जैसे अगर आपने कह दिया कि मेरे जेब में 10 रुपया है, तो ठीक है, 10 को मैं 11 नहीं कह सकता, 10 को मैं 9 नहीं कह सकता, 10 को 10 ही कहूंगा। इसलिए ये क्या है? अचर है। तो अंक जो आएंगे जैसे 1 2 3 अनंत तक कुछ भी हो, तो वो सब अचर होते हैं, अंक को अचर कहते हैं। और उसके बाद जैसे इधर आ जाए x y z, लगभग नियर अबाउट इन्हीं सबको मानते हैं, इन्हीं सबको मान हम निकालना भी पड़ता है हम लोगों को, तो ज्यादातर इसको मानते हैं। लेकिन आप ये इतना ध्यान रखिएगा, जिसका मान बदला जा सके उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान न बदला जा सके उसे अचर कहते हैं। साथ ही साथ एक ट्रिक और है बच्चों, अगर एक चीज क्लियर हो जाए तो दूसरी तो अपने आप क्लियर है। जैसे अचर है, अचर में पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर अ है। अ से बच्चों होता है अंक, अर्थात जितने अंक हैं उनको आप अचर कह सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आपको चर और अचर का ज्ञान हो गया है, जानकारी हो गई है, तो अब हम आपको बताएंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के बारे में बच्चों देखते हैं।
क्या निकल कर आते हैं नियम इसका बहुपद का? जब चर और अचर दोनों साथ में आ जाए, जब चर और अचर दोनों साथ में आ जाए या गुणा के रूप में, धन के रूप में, ऋण के रूप में अगर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे हम कहते हैं 2x, 2x कह रहे हैं बच्चों, हम परिभाषा पर नहीं आ रहे हैं कि आपके बुक में कौन सी परिभाषा दी गई है। आपके बुक में परिभाषा ये दी गई है कि यदि कोई व्यंजक इस तरह से दिया गया हो, कोई पद इस तरह से दिया गया हो, जैसे कि px है, px अब ये दिया गया है a0x स्क्वायर, a0 कुछ भी दिया हो तो हम इस पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये भाषा हो सकती है आपको कम समझ में आए, लेकिन मैं आपको सरल से सरल भाषा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। केवल मेरा यहाँ पे ये टारगेट है कि आप इसको सीख सकें ये होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब चर और अचर, यहाँ पे ये चर है ये अचर है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुपद है, इसको हम कहेंगे कि ये बहुपद है। अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाए x + 2 आ जाए या 3x स्क्वायर + 4x + 1 आदि इस तरह से अगर आ रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि चर भी है, अचर भी है, चर भी है, अचर भी है, चर भी है, अचर भी है। तो चर अचर चर अचर जब तक आपको नजर आए तो उसको आप मान लीजिए कि ये बहुपद है। अब इसमें भी कुछ शर्तें होंगी कि कौन, कभी कभी आपको चर भी दिखेगा, अचर भी दिखेगा, लेकिन वो बहुपद नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम आपको नियम बताएंगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये पॉइंट जाना चाहिए कि चर और अचर साथ में आए तो बहुपद है। फिर इसके बाद कब नहीं होगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी आपको बता रहे हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, अब ये तो समझ गए आप कि चर अचर है दोनों, तो उसको हम बहुपद कहेंगे। चलिए अगर मान लीजिए यहां पे मैं केवल x कह दूं, तो क्या ये बहुपद है कि बहुपद नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि यहां एक छिपा हुआ है, एक यहां छिपा हुआ है। किसी भी राशि के साथ हमेशा एक का गुणा माना जाता है, तो एक यहां पे छिपा हुआ है। जब एक छुपा हुआ है तो एक अचर है, ये चर है, अर्थात अगर x है, y है, z है, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी चर राशि अगर इस तरह से लिखी हुई है तो उसको हम बहुपद कहेंगे, उसको हम बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अचर छिपा हुआ है। अब यहां पर आती है बात ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहां कहूं 2 3 4 5 अन्य है, तो क्या ये बहुपद है? तो बच्चों ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अचर दिख रहा है लेकिन चर नहीं दिख रहा है। अचर दिखेगा, चर नहीं दिखेगा, तो फिर बहुपद नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। या फिर ऐसे समझिए, जैसे कि अगर चर को समझ लीजिए, चर को अगर मैं मान लूं कि यह एक शादीशुदा औरत है, अगर शादीशुदा औरत है तो मांग में सिंदूर रहेगा जरूर। अब बच्चों अगर औरत अकेले कहीं पर है तो मांग में सिंदूर उसकी निशानी होती है, उसको देख करके आप बता सकते हो कि ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा है। लेकिन पुरुष अगर कहीं पर अकेले हो तो क्या उसको आप बता सकते हो कि शादीशुदा है कि नहीं है? नहीं बता पाएंगे आप, उसकी कोई पहचान ही नहीं है वो शादीशुदा है कि नहीं है। लेकिन औरत की तो ये पहचान होती है। अर्थात अगर ये x अकेले, y अकेले, z अकेले है तो इसको आप बहुपद कह सकते हो, लेकिन अगर ये अकेले हैं तो इनको आप बहुपद नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसके साथ में चर राशि नहीं है। तो चर अचर दोनों साथ में आए तो बहुपद है, अन्यथा नहीं होगा। अब इसमें भी कुछ शर्तें आ जाती हैं। कभी कभी चर और अचर दोनों साथ में आते हैं लेकिन बहुपद नहीं होता है, तो उसके लिए आइए देखते हैं क्या नियम है। इसके लिए नियम क्या है, इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा बहुपद की शर्तें, बहुपद की
शर्तें। अब बहुपद की शर्तें, इसमें हमको ये देखना है बहुपद कब होगा। तो पहली बात यह है बच्चों, ये जो चर और अचर दोनों साथ में आ रहे हैं, चर पद की घात, चर पद की घात धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक हो। व्यंजक तो आपके सामने दिया रहेगा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों रहेंगे, लेकिन चर पद की घात जो हो धनात्मक होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, चर पद की घात, चर पद की घात पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होनी चाहिए। तो चर पद की घात पूर्णांक होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक ना हो। चर पद की घात जो है वो धनात्मक हो, अचर पद की घात जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए, अर्थात करड़ी में ना दी गई हो। जैसे कोई भी है, राज बताएंगे आगे चल उदाहरण में। जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए अगर हम कह दें x + 2, यहां कह दें x² + 3x + 2, ऐसे, और यहां कह दें कि x³ + x⁻⁻1 + 2, या ऐसे कह दें x⁴, फिर यहां पर आ जाएगा 1/x + 3। तो इसमें देखिए बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ जो चर पद की घात है 1 है, धन 1, तो इसलिए ये बहुपद है। इसमें देखिए चर पद की घात धनात्मक है, तो ये भी बहुपद है। इसमें देखिए चर पद की घात क्या है, ऋणात्मक है, चर पद की घात ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आगे इसमें देखिए, अब इसमें देखने में ऐसा लग रहा है बहुपद है, धनात्मक घात यहाँ है, धनात्मक यहाँ है, लेकिन नहीं बच्चों, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा अंश में, x⁴ प्लस ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻1 हो जाएगा और +3, इसलिए बहुपद नहीं है। और आगे आता है तीसरा नियम, यहां पर तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कह रहा है कि चर पद की जो गुणांक है, चर पद की गुणांक वो 0 ना हो, चर पद का गुणांक 0 ना हो। अगर ऐसी शर्तें हैं तो हम उसको, उस व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं। अगर ये सब शर्तें लागू नहीं होंगी तो फिर बहुपद नहीं होगा, ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर और आगे हम बताते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब बताते हैं हम यहां पर बहुपद के प्रकार। अब आप सीखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार, जैसे कि बहुपद के प्रकार दो माध्यम से निर्धारित होते हैं, दो बेस पर ये बांटे जाते हैं। जैसे पहला नियम है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा है चर पदों की घातों के आधार पर, चर पद की घात के आधार पर। बच्चों यहां पर पदों की संख्या के आधार पर कहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस अगर आ जाए दो पदों के बीच में तो दो पद कहे जाएंगे, अगर गुणा के रूप में तो उसको एक पद माना जाता है। जैसे देखिए ये पदों की संख्या के आधार पर हम पहले ट्राई करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। पदों की संख्या के आधार पर जैसे एक पदीय बहुपद, इसको बोलेंगे एक पदीय
बहुपद। दूसरा है जैसे द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। फिर आएगा त्रिपदीय बहुपद। राइटिंग हमारी थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, राइटिंग ध्यान मत दीजिएगा, बात हमारी साफ साफ जा रही हो तो वही समझिए आप। त्रिपदीय बहुपद। और इसके बाद आता है बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद। अब इसको समझिए, एक पदीय बहुपद का मतलब जिसमें केवल एक पद हो, जैसे x है या 3x² है, 4x है। इसके बाद मान लीजिए y आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4y है, 6z है, या केवल y है, केवल z है। तो यहाँ पर बच्चों ये सब के सब मैंने आपको बता दिया कि जहां पे गुणा नजर आए, जैसे 3 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी, तो जब गुणा रहेगा तो उसको हम एक पद मानेंगे, सिंपल सी बात। तो ये है एक पदीय बहुपद के उदाहरण। द्विपदी कब बनता है, जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख दे 2x² + 3, या लिख दे x + 5, या लिख दे x³ + 8। अगर ऐसे लिख दे तब इसमें आप देख रहे हो, हमने कहा कि जब प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो वहां पर पदों की संख्या बदल जाती है, तब एक पदी नहीं रहेंगे। प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक पद ये है और एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, द्विपदीय बहुपद। अब इसको कहेंगे द्विपदीय बहुपद। आगे आते हैं, त्रिपदी में क्या होगा बच्चों, 3 पद आएंगे। जैसे 5x² + 8x + 3, 4x² + 5x + 1। इस तरह से अगर आ रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर एक पद, 2 पद, 3 पद। अब इसको हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद, 3 पदों वाला बहुपद। अगर 3 पद से ज्यादा आ जाए तब उसको कहेंगे क्या, बहुपदीय बहुपद। जैसे यहां समझिए 8x³ + 4x² + 3x + 2। अगर इस तरह से आ गया है तो अब इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4। जहां प्लस लगा हो या माइनस कहीं लगा हो, यहां सब प्लस वाले हैं, प्लस लगा हो माइनस लगा है तो वहां से पद अलग हो जाते हैं और उनको खूब आराम से आप गिनिए, टेंशन फ्री होकर, कोई दिक्कत नहीं है, पद एकदम अलग अलग दिखते रहेंगे। तो 1 2 3 4 पद हो गए। तो 4 पद को चतुर्थ पदीय बहुपद ना कहिए, सीधे सीधे बहुपदीय बहुपद कह दीजिए। जैसे पढ़े एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में, अंग्रेजी में पढ़े एक वचन, द्विवचन। तो गणित में क्या है, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, वचन ही वचन, मतलब बहुत से वचन, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर एक पद नजर आ जाए तो एक पदीय बहुपद, 2 पद नजर आ जाए तो द्विपदीय बहुपद, 3 पद नजर आ जाए तो त्रिपदीय बहुपद, 4 पद नजर आ जाए तो बहुपदीय बहुपद। तो ये है पदों की संख्या के आधार पर, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस माइनस अगर आता है तभी पद अलग होगा। अगर गुणा में दिया है, जैसे यहां दे दे 4xy, तब यहां पर बहुपद तो कहोगे, लेकिन ये मत कह दीजिएगा कि 1 2 3 पदी है, नहीं, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस अगर आए तो आप अलग कर दीजिए। तो ठीक है, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। ठीक, अब देखिए आता है यहां पर चर पद की घात। चर पद की घात के आधार पर, चर पद की घात के आधार पर हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां दिया हो
2x² + 3, ये इतना दिया गया हो, या यहाँ पे दे दे कि 5y + 2, यहां पर दे दिया जाए 6x⁻³ 2x² 5, यहां इतना दे दे 10x पावर मान लीजिए 3 है प्लस 2x पावर 17 है, इस तरह से दिया हो बच्चों तो ये तो बहुपद है, क्लियर है, क्योंकि चर और अचर आया है, चर पद की घात धनात्मक है, इसका मतलब ये बहुपद है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चर पद की घात तो यहां डबल डबल है, तो बहुपद की घात के आधार पर, यहां तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चर पद की घात जरूर लिख दिया है, लेकिन यहां होना चाहिए बहुपद के घात। अब बहुपद की घात किसको कहा जाता है, क्या लिख लीजिएगा, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसको कहते हैं बच्चों, बहुपद की घात जो होती है चर पद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे ये दुविधा हो सकता है ना कि अब बताइए सर बता रहे हैं कि चर पद की घात, अब यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 18 है, यहाँ 17 है, मैं मानूं तो कौन सा मानूं। तो इसमें आप लोग को दुविधा में नहीं रहना, जो सबसे बड़ी घात है उसी को कहा जाता है बहुपद की घात। तो यहां पहले वाले में बच्चों बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात है 2, इसमें क्या है बच्चों 1, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 18, मतलब कोई भी बहुपद आप देखिए तो उसमें चर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चर पद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे देखिए यहां पर आ जाए ax² प्लस a1x² प्लस a2x5 प्लस a3x8, इस तरह से दिया हो तो इसमें जो बहुपद की घात होगी वो 8 होगी, अर्थात चर पद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। और बहुपद की घात के आधार पर बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे हम, बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं एक बार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होगा, पहला नंबर यदि बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात कितना है 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, इसको बोल दीजिए आप रैखिक बहुपद। अगर चर पद की घात 1 है, जैसे 2x + 3, x + 5, 3 + y, इस तरह से यहां पर आप देख रहे हो कि चर की घात 1 है, तो चर की जो बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो इसका मतलब बहुपद की घात 1 है। जब बहुपद की घात 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसके बाद अगर दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या है, यदि बहुपद की घात 2 हो तो अब क्या बोलेंगे, बहुपद की घात अगर 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे, यदि बहुपद की घात 1 तो रैखिक बहुपद कहा गया,
यदि बहुपद की घात 2 तो क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद कहा जाएगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से बच्चों अगर बहुपद की घात 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात, तो आप बता सकते हैं कितने घात का बहुपद है। इसके लिए आपको चरपद की सबसे बड़ी घात को देखना है, बस बात खत्म। हम कहीं किसी महफिल में गए हैं तो वहां पे आप बताइए जो सबसे अमीर हो, जो सबसे अमीर है उसी को आप अलग मान लीजिए कि भाई ये अलग है, अलग दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये महफिल लगी हुई है चर की, और देखिए सबसे ज्यादा पावर किसकी है, पावर को देख लीजिए, बस बात खत्म। आप बता दीजिए क्या है। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम बता चुके कि पदों के आधार पर बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। अघात के आधार बता दिए रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इसके बाद और आते हैं तो चतुर्थ घात, बहुघात बहुपदी, बहुपद। तो इस प्रकार से ये इसका सिस्टम पूरा खत्म हुआ बहुपद का। इससे संबंधित जो परिभाषा वगैरह थी वो हम आपको बता दिए। अब इसमें क्या है कि बहुपद को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, बहुपद को हम दर्शाते किससे हैं, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए यहीं पे जो लिखा है यही मैं बता दे रहा हूं, या तो एक अलग से ले लेते हैं उदाहरण। बहुपद को हम कैसे दर्शाएंगे, बहुपद को कैसे दर्शाएंगे? जैसे देखिए यहां पे दिया हो 8x² प्लस 7x प्लस 6, मान लीजिए कितना दिया गया है, तो ये कौन से चर में दिया गया है? ये बहुपद x के चर में दिया गया है। चर यहाँ पे क्या है? x। इसको हम p ऑफ x कह सकते हैं, अर्थात px से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसी को हम gx से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बस यहाँ जो चर है वही चीज यहाँ बीच में होना चाहिए। ये बहुपद को दर्शाने का तरीका है, बहुपद को दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाए 2t प्लस 1 अगर आ जाए तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने का तरीका है p, यहां पे आप t लिख दीजिए बस। अगर मान लो यहां पर 3y² प्लस 2y प्लस 1 इस तरह से है, तो इसको आप कैसे प्रदर्शित करोगे? p ऑफ y से, ऐसे। इस तरह से आप बहुपद को दर्शा सकते हो। बहुपद में कुछ बातें और आएंगी सामने, तो उनके लिए भी हम आपको यहीं पर अलर्ट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। सब सीख लीजिए जिससे कि परीक्षा नजदीक में कोई समस्या ना हो, कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है 1 नंबर 2 नंबर में। बहुपद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल आप ओनली नियम को समझ लीजिए, बस हो गया, रूल्स को समझ लीजिए बस। अगर नियम आप समझे रहे तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कभी कभी बहुपद पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए यहां पर ax प्लस x² प्लस 3x³, इस तरह से एक बहुपद दिया गया है। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि गुणांक किसको कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। गुणांक क्या है और शून्यांक क्या है, ये दो चीज आएंगी, गुणांक और शून्यांक। शून्यांक को कभी कभी मूल भी कह दिया जाता है। मूल क्या है, तो इसको समझिए। गुणांक का मतलब होता है बच्चों गुणा प्लस अंक, ऐसे समझिए, गुणा प्लस अंक। इसका मतलब कि जिस अंक से गुणा हुआ है, अब बात अंक की आई तो गुणा किसमें होगा? चर में। अंक क्या है? अचर है। अचर, किस अचर का गुणा हुआ है? किसके साथ होगा? चर के साथ। अर्थात ये जो यहां पर दिया गया है बहुपद, इस बहुपद में आपको देखना है कि चर पद के साथ किसका गुणा हुआ है, उसी को हम गुणांक कहते हैं। तो यहां पर बताइए x का गुणांक क्या है बच्चों? x का गुणांक
x का गुणांक क्या है a0, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a1, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है a3। इस तरह से अब बाकी शॉर्टकट तरीका अगर आप समझना चाहते हैं गुणांक कि गुणांक होता क्या है तो गुणांक क्या है तो बता दिए। गुणांक कैसे आप ज्ञात करते हैं देखिए, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। जैसे यहां अगर दे दिया जाए -5xyz², इसमें आपको जो भी गुणांक पूछे, जिसका भी गुणांक पूछे, उसी पद को आप ढक लीजिए। जिस पद का गुणांक पूछे उसी को ढक लीजिए और जितना बचे पूरा लिख दीजिए। जैसे अगर मैं यहां x का गुणांक पूछूं तो मैं करूंगा क्या, x को मैं ढक लूंगा। तो बच्चों बचा क्या, x का गुणांक हमको पता करना है तो मैंने x को ढक लिया तो बचा क्या -5yz², अर्थात x का गुणांक है -5yz²। इसी प्रकार से अगर मैं y का गुणांक कहूं तो मैं y को ढक लूंगा। मैं y को ढक लिया तो क्या बचा -5xz²। तो किसी का भी गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पद को ही ढक लेते हैं। शून्यांक की बात आई बच्चों, तो शून्यांक किसको कहते हैं, शून्यांक किसको कहते हैं, शून्यांक जो शून्य कर दे। अर्थात ये जो बहुपद दिया गया है इसमें चर पद का वह मान, जैसे ये चर है तो चर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसी को बोलते हैं शून्यांक। जब शून्यांक की बात आ जाए तो चर पद का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, इसको हम आगे पढ़ाएंगे बच्चों। अब ये था पूरा नियम। अगर ये नियम आपको सब समझ में आ गया है तो अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा आपको इससे संबंधित, इस चैप्टर संबंधित सवाल को लेकर के आऊंगा, उसको आप देखिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।